हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार अंक प्लस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं यूपीएससी के जनरल साइंस यानी कि पेपर वन यानी कि जीके के कुछ सवालों के साथ आपके सामने आया हूं और मैं आपको बताता चलूं कि आज हम लोग मैक्सिमम क्या हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और पॉलिटी के क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताऊं कि अभी लगातार कुछ दिनों तक मेरा पॉलिटी का वीडियो आएगा जिनमें करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी रहेंगे। और इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। पहला सवाल हमारा है, विच one of the following statement is not correct about totalitarianism। टोटालिटेरियनिज्म के बारे में कह रहा है कि करेक्ट कौन सा नहीं है। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे नॉट भी लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट। इट इज नॉट यकीन टू ऑटोक्रेसी एंड ऑथोरिटेरियनिज्म, ये बिल्कुल अपने आप में सही स्टेटमेंट है। इट usurp political freedom of the individual but doesn't usurp political freedoms, पर्सनल फ्रीडम, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट इम्प्लाइज एबॉलिशन ऑफ सिविल सोसाइटी, बिल्कुल ये सिविल सोसाइटी एबॉलिशन के लिए इम्प्लाई करता है। इट इज यूजुअली आइडेंटिफाइड विद वन पार्टी स्टेट, बिल्कुल ये अपने आप में करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सेंट्रलाइजेशन का फीचर कौन सा नहीं है। नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि ये पूरा कंप्लीट है और ये सेंटर है और यहीं से पूरे कंप्लीट ऑथोरिटी को कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन का ये मतलब है कि एक सेंटर पोजीशन है जहां से पूरा कंप्लीट कंट्रोल हो रहा है। तो क्या ये नेशनल यूनिटी बताता है सेंट्रलाइजेशन? बिल्कुल ये नेशनल यूनिटी बताता है। क्या ये प्रोस्पेरिटी बताता है? बिल्कुल प्रोस्पेरिटी भी बताता है, यूनिफॉर्मिटी भी बताता है, लेकिन ये लिबर्टी नहीं बता रहा है। तो सेंट्रलाइजेशन इज नॉट अ फीचर ऑफ सॉरी लिबर्टी इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब फिर से देखिए, फिर से यहाँ नोट आ गया। आपको नोट बहुत परेशान कर रहा है ना यूपीएससी में, इसलिए मैंने भी आपको सोचा कि थोड़ा मैं भी परेशान कर लूं। तो बहुत ज्यादा नोट मैं परेशानी के तौर पे डाल रहा हूं। एक्चुअली ये पीवाईक्यू है और यूपीएससी के द्वारा पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं, यूपीएससी के द्वारा एनडीए का एग्जाम होता है, आईएनए के एग्जाम होते हैं, सीडीएस के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी सीएसई का एग्जाम होता है, आईएफएस के लिए जो एग्जाम होता है, ईपीएफओ का एग्जाम होता है। इन सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम से जो भी मुझे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगा है जो सीएसई के लिए इम्पोर्टेंट हो या बाकी सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो, मैंने सभी से कुछ छांट छांट करके क्वेश्चंस बनाए हुए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे कहीं ना कहीं से लिए गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फीचर कौन सा नहीं है सर? तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक रूल प्रोवाइड करता है। इट स्पेसिफाइज द पावर ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल पावर ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको स्पेसिफाई करता है, उसको लिमिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब ही होता है लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, बिल्कुल। क्या ये जस्ट जुडिशियल सुप्रीमेसी आइडेंटिफाई करता है? नहीं, ये जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं बताता है। ये बताता है सभी को इक्वल होना बताता है। ये जुडिशियरी सुप्रीमेसी नहीं बताता है। जुडिशियल रिव्यू अलग बात है और जुडिशियल सुप्रीमेसी अलग बात है। तो ये जुडिशियल सुप्रीमेसी नहीं बताता है, रिव्यू के लिए जुडिशियल रिव्यू के लिए ये अप्रोच करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या नहीं है? तो कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ गुड पीपल। अरे भैया, वो इंश्योर करता है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल। गुड और बैड से उनको क्या लेना देना? पहला ही तो गलत हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is best describes the electoral system of India? Electoral system of India में सबसे बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? PRSTV, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये केवल और केवल प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर के चुनाव के लिए होता है। हाँ, एक चीज और,
MLC के लिए भी होता है और राज्यसभा MP के लिए भी होता है। तो ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो है, ये इलेक्टोरल सिस्टम को बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब नहीं करता है, क्योंकि ये सारे जो चुनाव हैं, ये जो सारे चुनाव हैं, इन सारे चुनाव को आप कह सकते हैं ये इनडायरेक्ट चुनाव हैं। इनडायरेक्ट क्यों? क्योंकि पीपल चुनाव करते हैं अपने MP और MLA का, और MP MLA करते हैं इनका चुनाव, इसलिए ये इनडायरेक्ट हुआ। तो यहाँ हम डायरेक्ट इलेक्शन की बात करते हैं ना सर, हमारा इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन है, और डायरेक्ट हम अपने MP और MLA को कैसे चुनते हैं? तो हम अपने MP और MLA को FPS के माध्यम से चुनते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के माध्यम से चुनते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार मैं आपको बताता चलूं, मैंने झारखंड, बिहार, रीजनिंग, इंग्लिश सभी का क्लास लिया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एक बार विजिट जरूर करें, ताकि आपको वहां से बेनिफिट हो सके। Which among the following was made responsible for framing of the Constitution of Free India? Constitution को फ्रेम करने के लिए क्या बना था? आपको याद है? 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को क्या बना था? एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, जिनमें प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। किस बेसिस पे? क्योंकि ये ओल्डेस्ट मेंबर थे इसलिए। और फिर 11 दिसंबर को हमारे डॉक्टर R प्रसाद जो है, राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चलकर देश का पहला राष्ट्रपति भी बनते हैं, उनको बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट। तो हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं जिनको मिला क्या? क्या मौका, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू सोशलिज्म? सोशलिज्म के बारे में ट्रू क्या नहीं है सर? सोशलिज्म के बारे में, क्या सोशलिस्ट एनालाइज करते हैं सोसाइटी को इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से? बिल्कुल। क्या ये इम्फेसिस करते हैं सेंट्रलिटी ऑफ कम्युनिटी? बिल्कुल। क्या सोशलिस्ट बिलीव करते हैं डेट क्लास इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी आर अ फैक्ट एंड देयरफॉर इररेमेडिएबल? नहीं, गलत है। इट बिलीव्स दैट मटेरियल बेनिफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नीड? नहीं, बेसिस ऑफ नीड जहां कहीं भी आ रहा है ना सर, हाँ, सोशलिज्म है, सॉरी सॉरी सॉरी, सोशलिज्म है तो बेसिस ऑफ नीड हो सकता है। यदि वही कैपिटलिज्म होता तो कैपिटलिज्म में नीड नहीं आता। कैपिटलिज्म में क्या आता? आपके पास पैसा है तो आपको सामान मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन सोशलिज्म में नीड है, आपको जरूरत है, और आपके पास पैसा नहीं है, तो आपको गवर्नमेंट भी सामान प्रोवाइड करती है। तो ये मटेरियल बेनिफिट होता है ऑन द बेसिस ऑफ नीड, ये भी सही बात है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर सी के साथ आगे बढ़ेंगे, जो कि सोशलिज्म को सही से डिफाइन नहीं कर पा रहा है, सॉरी डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है। द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस रिक्वायर डेट? सोशल जस्टिस का आइडिया जो है, उनमें क्या रिक्वायरमेंट है? इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सोशल जस्टिस का क्या मतलब है? इक्वल ट्रीटमेंट बी सप्लीमेंटेड विद प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से इक्वल ट्रीटमेंट? नहीं सर, ऐसा नहीं। इक्वल ट्रीटमेंट सभी को होगा, इक्वल ट्रीटमेंट सभी के लिए होगा, कोई प्रोपोर्शनैलिटी की यहाँ बात हम लोग नहीं करते हैं। तो पहला गलत हो गया। ड्यू एंड इक्वल कंसिडरेशन इज गिवन टू ऑल इंडिविजुअल? बिल्कुल, ऑल इंडिविजुअल। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट बी ट्रांसेंडेड टू रिकॉग्नाइज स्पेशल नीड? हाँ, कहीं कहीं स्पेशल नीड होता है, जैसे वुमेन को, चिल्ड्रेन को, विडो को, या आप कह सकते हैं फिजिकल डिसेबल्ड को। ठीक है, तो यहाँ कहीं कहीं रिकॉग्नाइज हो सकता है स्पेशल नीड के जरूरत के हिसाब से। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं? करेक्ट आंसर चुन रहे हैं। करेक्ट हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल हमारा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट का कैरेक्टर क्या नहीं है? सेक्युलर स्टेट का कैरेक्टर क्या नहीं है? क्या इट रिफ्यूज थ्योरोक्रेसी कर सकता है? क्या इट कर सकता है? क्या रिफ्यूज करता ही है?
इट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट। बिल्कुल, सेकुलर का मतलब ही होता है रिलीजन और स्टेट को अलग अलग रखना। स्टेट इन ऑर्डर टू बी सेकुलर मस्ट बी डेमोक्रेटिक, ऐसा नहीं है। आप चाइना देख लीजिए, चाइना ऐसा नहीं है। चाइना में डेमोक्रेटिक तो है बट सेकुलर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे चाइना देख लीजिए, चाइना में ये जरूरी नहीं है कि डेमोक्रेटिक और सेकुलर दोनों एक साथ होना ही होना होगा। ठीक है, इट मस्ट प्रिवेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रमोट रिलीजियस हार्मोनी। बिल्कुल, ये प्रिवेंट करता है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट को और हार्मोनी को ये प्रमोट करता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्ड द बेसिक प्रीमाइस फॉर डेवलपिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बेसिक प्रीमाइस कहाँ से लिया गया है? तो आप देखिए, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वहाँ थोड़ा हम लोगों ने सब चीज कितने मोर देन 60+ जगह से हमने उठाया है। यूएसए से फंडामेंटल राइट लिया है, आयरलैंड से डीपीएसपी लिया है, उसी तरह हमने यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटी लिया है, यूएसए का प्रियम्बल हमने लिया है, यूएसए से प्रियम्बल लिया है। तो हर जगह से मोर देन 60+ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। लेकिन लेकिन अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मोर देन 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है। आप कह सकते हैं कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन शो करता है, चाहे वो यूएस हो या फ्रांस हो या आयरलैंड हो या आप यूएसएसआर की बात करें। मतलब जो भी किसी की बात करें, उन सब के कंपैरेटिवली मैं ये नहीं कहता हूँ कि यूएसए से मैंने ज्यादा लिया, फ्रांस से कम लिया या ईरान से और कम लिया, आयरलैंड से और कम लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे मैंने जितना भी लिया, इनसे मैंने जितना भी लिया, इनसे मैंने जितना भी लिया, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जो है वो यूएस से ज्यादा है। जीओआई 1935 जो है वो फ्रांस से ज़्यादा ही होगा। जीओआई 1935 जो है वो आयरलैंड से ज़्यादा ही होगा। मतलब मैंने जो भी कंटेंट लिया वो इस पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के कंपैरेटिवली इससे इसमें ज़्यादा लिया, इसके कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा लिया। मतलब हर एक इंडिविजुअल को यदि देखा जाए तो हर एक इंडिविजुअल से ज़्यादा मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए यूज किया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूज सबसे ज्यादा हुआ है। मैं इंग्लिश, हिंदी, बेसिक कंप्यूटर और करंट अफेयर्स का भी क्लास रेगुलर लेता आ रहा हूँ। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से नीचे दिए गए प्लेलिस्ट में से आप विजिट कर सकते हैं और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। खुद भी बेनिफिट लें, दूसरों को भी बेनिफिट लेने का मौका दें। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, करेक्ट ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे नोट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ करेक्ट पूछा है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बिल्कुल अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ही होगा। देयर इज अ क्लियर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। आप शेड्यूल 7 की बात कर सकते हैं। शेड्यूल 7 में देखते हैं 3 लिस्ट बना हुआ है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो क्लियर डिवीजन हो गया ना जी, यूनियन को क्या काम करना है, स्टेट को क्या काम करना है। तो आप यहाँ पे 1 और 2 के साथ जा सकते हैं। तीसरा है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैव टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। बिल्कुल, आर्टिकल 368 पार्ट नंबर 20 की बात कर रहा है। ठीक है, आर्टिकल 368 पार्ट 20 की बात कर रहा है। कोई भी अमेंडमेंट करने के लिए वहां पे जो प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर दिया हुआ है आपको उसे ही फॉलो करना है। द यूनियन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर आर सोवरेन। नहीं, यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सोवरेन नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। फंक्शन सेपरेट किया हुआ है लेकिन इनको इनका गाइडेंस की जरूरत पड़ती है।
द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द एम्बिट ऑफ फंडामेंटल राइट। बिल्कुल, प्रियम्बल को इन्वोक नहीं किया जा सकता है फंडामेंटल राइट को डिटरमाइन करने के लिए। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल जो है वो नॉन जस्टिसिएबल है। उल्टा लिख दिया क्या? नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है। ठीक है, तो चौथा गलत, पांचवा गलत, ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सही। दो दो 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को आप एक और नाम से जानते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें इतना ज्यादा बदलाव हुआ है जितना कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ना इससे पहले कभी हुआ था, ना इसके बाद आज तक हुआ है। आज के बाद हो सकता है, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। तो हम लोग कहते हैं 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उनमें से प्रियम्बल में क्या क्या बदलाव आया है? प्रियम्बल में बदलाव आया है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है, ये ओरिजिनल में ही था। ये पांच के पांचों ओरिजिनल ही था, ये पांच के पांचों। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। द एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ द नेशन वाज सब्स्टिट्यूटेड बाय यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हाँ 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 हाँ। तो 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड नया ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो ये इंटीग्रिटी वर्ड जो है वो यहीं पे ऐड किया गया था, और इसी जगह पे यूनिटी ऑफ इंटीग्रेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन के जगह पे यूनिटी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन बनाया गया था, और सोशलिस्ट और सेकुलर ऐड किया गया था। तो ये 3 वर्ड नया ऐड किए गए हैं, ये इंटीग्रिटी है, कैपिटल आई है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करते हुए आगे बढ़ेंगे। Which of the following word या phrase was not incorporated into preamble to the Constitution of India by 42nd Amendment? ये कह रहा है 42nd अमेंडमेंट में कौन सा वर्ड जो है वो प्रियम्बल में ऐड नहीं किया गया। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया गया था। तो सोशलिस्ट ऐड हुआ, सेकुलर हुआ, इंटीग्रिटी ऐड हुआ, डिग्निटी का कोई यहाँ पे बात नहीं हुआ है, ना पहले हुआ है ना बाद हुआ है। अब तक मैं आपको बताते चलूं कि प्रियम्बल का सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके बाद और कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है, और उस अमेंडमेंट में ये 3 वर्ड ऐड किए गए थे। प्रियम्बल के बारे में कहता है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे जो दिया गया है वो करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट की यदि हम लोग बात करते हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फाइंड मेंशन इन प्रियम्बल। बिल्कुल ये पाया जाता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसको वहां पे लिखा हुआ है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इस तरह से लिखा हुआ है। ये अलग सा शब्द नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। तो ये मिलता है। द एक्सप्रेशन इन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल सिंस बिगनिंग। बिगनिंग से ये इंटीग्रिटी शब्द नहीं था, बिल्कुल ये इंटीग्रिटी शब्द नहीं था। इसको कहाँ ऐड किया गया? अभी मैं लगातार 2 सवाल से बता रहा हूँ, इसलिए मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा, ऑप्शन सी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। प्रियम्बल के बारे में कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द प्रियम्बल इज करेक्ट। अब यहाँ पूछ रहा है कोई कौन सा करेक्ट है, सिर्फ करेक्ट आपसे पूछा है। द टर्म सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वाज नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली। अब देखिए, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी जो है वो बाद में जब जुड़ा है, तो ये सेकुलर ओरिजिनली कैसे हो सकता है? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो ये सही जवाब है। ठीक है, which one of the following statement regard to the preamble of constitution of India is correct? करेक्ट पूछ रहा है। सेकुलर, डेमोक्रेटिक वाज नॉट देयर, सोशलिस्ट, रिपब्लिक वाज देयर इन प्रियम्बल ओरिजिनली। सेकुलर तो नहीं था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी बाद में जब जुड़ा है, तो सेकुलर नहीं था। और जब सेकुलर नहीं था
तो नॉट देयर इन द प्रियम्बल ओरिजिनली, ये तो सही लग रहा है मुझे। अच्छा, आगे देखते हैं। द प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर को कंटेन नहीं करता है। प्रियम्बल बेसिक स्ट्रक्चर प्रियम्बल कंटेन्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। बाय इटसेल्फ द प्रियम्बल इज नॉट इन्फोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल नॉट इन्फोर्सेबल है। यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगस। जहाँ लैंग्वेज एम्बिगस होगा, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, जहाँ एक्चुअली देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है, एक सेकंड थोड़ा सा आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये पहला स्टेटमेंट तो सही है कि सेकुलर वर्ड जो है वो ओरिजिनली नहीं था। तो सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ये ओरिजिनल नहीं था, तो ये अपने आप में सही है। प्रियम्बल कंटेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी अपने आप में सही है, बेसिक स्ट्रक्चर है प्रियम्बल। तीसरा है प्रियम्बल नॉट इन्फोर्सेबल है कोर्ट ऑफ लॉ से, ये भी सही है। और ये चौथा है, कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रियम्बल कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एड टू द लीगल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द लैंग्वेज इज एम्बिगस। जहाँ लैंग्वेज एम्बिगस है, जहाँ लैंग्वेज समझने लायक नहीं है, वहाँ पे प्रियम्बल को आप एक लीगल इंटरप्रिटेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। नहीं कर सकते हैं ऐसा सुप्रीम कोर्ट तो नहीं बोलता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है ये गलत है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है और एक चौथा गलत है। एक बार आप लोग भी इसे फाइंड आउट करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन पे डाउट है, और ये डाउट को मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन मुझे जहाँ पे लग रहा है ये करेक्ट नहीं, ये इनकरेक्ट यहाँ पे होना चाहिए। और जब ये इनकरेक्ट पूछता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होता है। यदि करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, ये तीनों करेक्ट हैं। ठीक है। और इनकरेक्ट क्या है? इनकरेक्ट है ओनली ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, और मैं भी आपको बता रहा हूँ। ये इनकरेक्ट ही पूछना चाह रहा है, हो सकता है कि मिसटाइपिंग हो गया हो। ठीक है। अगला सवाल से पहले मैं बताऊं कि मैं पिछले 8 साल से बायोलॉजी के फैकल्टी हूँ। ऑफलाइन में मैंने झारखंड, बिहार और उड़ीसा में पढ़ाया हुआ है। तो आप के संपर्क में यदि कोई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको बॉटनी और जूलॉजी यानी कि बायोलॉजी बैकग्राउंड की स्टडी करनी है, यानी कि नीट का प्रिपरेशन करना है, तो आप उन्हें मेरे से संपर्क करने के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल का लिंक है, प्लेलिस्ट का जो लिंक है, वो नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उन्हें शेयर कर सकते हैं और खुद भी बेनिफिट ले करके दूसरों को भी बेनिफिट लेने का मौका दें। यही आपका बड़प्पन है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विद रिगार्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोग क्या कहते हैं? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फिर से देखिए, नॉट करेक्ट। द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर वर नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ये ओरिजिनली पार्ट नहीं था। द प्रियम्बल स्टेट्स दैट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बिल्कुल प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव है ना। प्रियम्बल क्या है? ऑब्जेक्टिव ही तो है कि हम अपने देश को कैसा रखेंगे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यही तो ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस, इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस, फिर कहता है लिबर्टी इन फेथ, वर्शिप, रिलीजन, रेस और कास्ट। तो ठीक है। तो ये सारा चीज क्या है? ऑब्जेक्टिव ही तो है, ऑब्जेक्ट ही तो है। द प्रियम्बल इज इनफोर्सेबल, बस यही तो गलत हो गया। द अ रिपब्लिक रेफर टू द पीपल एज द सोर्स ऑफ ऑल ऑथोरिटी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ये पेपर है। हम लोग बोलते हैं ना, प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो यही तो सोर्स ऑफ ऑथोरिटी है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला चुनाव है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। एक ही सवाल को मैं कितनी बार बताऊं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये तीन वर्ड ऐड किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी 1 2 3, ठीक है। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अब देखिए पार्ट क्या है। पार्ट 1 में आप देखते हैं यूनियन और इसके टेरिटरीज के बारे में बात हो रही है। पार्ट 2 में आप देखते हैं, पार्ट टू देखते हैं सिटीजनशिप, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 तक का बात हो रहा है। इसमें पार्ट आर्टिकल 1 से 4 का बात हो रहा है। पार्ट 3 बोले तो फंडामेंटल राइट, जिसमें 12 आर्टिकल से लेके आर्टिकल 35 तक का बात हो रहा है। पार्ट 4 बोले तो डीपीएसपी, जिसपे आर्टिकल 36 से 51 का बात हो रहा है। और पार्ट 4 ए जो कि बाद में ऐड किया गया था, फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51 ए की बात करता है। तो यहाँ पार्ट 3 की बात हो रही है। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल कैन इन्फोर्स राइट गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय एक्शन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी। एकदम कर सकते हैं, क्योंकि पार्ट 3 में क्या आता है, फंडामेंटल राइट जो कि इन्फोर्सेबल है। अंडर पार्ट 3 of the Constitution of India, individuals can enforce right guaranteed by this part when they are violated by not only the action of government authority but also in inaction। बिल्कुल ठीक है। तो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट आ रहा है, जो कि चाहे गवर्नमेंट के द्वारा हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा हो, चाहे किसी इंडिविजुअल के द्वारा हो, यदि आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार जो आपको मिला है, ये कहाँ मिला है, पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 32 से। आर्टिकल 32 आपको बोलता है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और आर्टिकल 226 आपको बोलता है हाई कोर्ट जाने के लिए, ठीक है। और ये आर्टिकल 32 को हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, किनके द्वारा, डॉक्टर भीमराव जी के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द इंटरनेशनल कोवेनेंट on civil and political right ICCRP provides that everyone shall have the right to recognition everywhere as a person before the law। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, आईसीसीआरपी जो है वो प्रोवाइड करता है एवरीवन शैल हैव टू राइट टू द रिकॉग्निशन एवरीवेयर, ठीक है, एज अ पर्सन बिफोर लॉ। बिल्कुल सही बात है, पर्सन बिफोर लॉ हमने राइट है कि हम कहीं पे भी आइडेंटिफाई हो सकते हैं। ऑल्दो इंडिया एग्री इन प्रिंसिपल विद द एथोस ऑफ आईसीसीपीआर, इट हैज नॉट येट रेटिफाइड इट फुल्ली। हाँ बिल्कुल, ये फुल्ली नहीं कर सकता है, क्योंकि यदि कहीं पे आप खड़े हैं और वहाँ प्रेसिडेंट भी आ गए, तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट को आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा मिलेगा, आपको आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि ये उनका नहीं, उनके पद का भी सम्मान होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट हमारा दोनों दिया हुआ है। In India, special marriage act protect an individual if one enter into interreligious marriage। स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोटेक्ट करता है कि यदि कोई इंटर रिलीजियस मैरिज को करता है तो स्पेशल मैरिज एक्ट उसे प्रोटेक्ट करता है, बिल्कुल करता है। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस इज एन इंटीग्रल एस्पेक्ट ऑफ वन फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये था, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटीग्रल एस्पेक्ट है, ठीक है। लेकिन सामने वाले को भी तो होना चाहिए कि वो आपसे ब्याह करेगा, ठीक है। आप उनसे शादी करने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन सामने वाला आपसे शादी करना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, तो इस चीज पे थोड़ा सा यहाँ डिबेट हुआ था, और डिबेट के कारण इसको गलत हम लोग मानते हैं। The individual declaration of human right also resonate marital right of every adult consenting individuals। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट कहता है रेजोनेट्स मैरिटल राइट ऑफ एवरी एडल्ट कंसेंटिंग इंडिविजुअल। बिल्कुल सही बात है, शादी करने से पहले आपका कंसेंट होना बिल्कुल जरूरी है। यदि आप कंसेंट देते हैं तो ही आपका ब्याह होगा, नहीं तो आपका विवाह
संपन्न नहीं हो पाएगा और पंडित जी ओम भूर्भुवः स्वः करते रह जाएंगे। और इसी के साथ मैं आपको बताता चलूं कि आपको इस वीडियो के पीडीएफ यहाँ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, या इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो सॉरी हमारे अंक प्लस के वेबसाइट को विजिट करने के लिए, हमारे अंक प्लस के ऐप को डाउनलोड करने के लिए आप ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करके हमारे वेबसाइट में जा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमसे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल और हमारा फेसबुक आईडी और इंस्टा आईडी दिया हुआ है। और इसी के साथ में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट हमें 1000 वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद।